हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 के हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग इसी पांचों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा ये शायद। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। देखो इस पार्ट को ध्यान से देखना है, एनी एल्जेब्रिक मेथड। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जनरली यही होता है कि बाय यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय एनी मेथड। तो यहाँ पे जो सबसे आसान मेथड लगेगा हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। अगर आराम से एलिमिनेट हो जाता है या आराम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो फिर कॉम्प्लेक्स से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो क्वेश्चन को देख करके ये डिसाइड करना है जल्दी से जल्दी। ये अभी नहीं कि अब एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर दिया फिर बीच में जाके डिसाइड किया कि नहीं ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जल्दी सॉल्व होता। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग पहले इक्वेशंस बनाते हैं क्वेश्चन के, उसके बाद देखेंगे किस मेथड से जल्दी सॉल्व हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखो, A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। कुछ पार्ट तो फिक्स है, इतना तो देना ही है, मिनिमम ये है जो देना ही देना है। और मेस में कितने दिन खाना खाया, नंबर ऑफ डेज, जितने दिन खाना खाए हैं उतने दिन के खाने के भी पैसे लगेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन है। When a student takes for food for 20 days, 20 दिन खाना खाने पे 1000 रुपये देता ही है। She has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas student B takes food for 26 days and pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and cost of food per day। मतलब क्या क्या चाहिए? फिक्स्ड चार्ज हमें चाहिए, इसको x मान लो, लेट, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू y। अब देखो 20 दिन का चार्ज कितना होना चाहिए? फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो लगेगा ही x, प्लस 20 डेज का फूड का चार्ज कितना है? 20 इंटू y इज इक्वल टू 1000, है ना। और दूसरा 26 डेज का, 26 डेज का कितना होना चाहिए? x प्लस 26 इंटू वाई इज इक्वल टू 1180। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे एक कोफिशिएंट हमारा बराबर है ना। जिस भी दो इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर हो, दिख रहा है बराबर है तो सामने दिख जाएगा। अगर ऐसा कहीं भी हो जाता है तो सीधा सीधा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और कुछ नहीं करना है। माइनस कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। ये माइनस होगा, यह माइनस होगा, यह माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया। -6y इज इक्वल टू -80, सॉरी ये 1000 था, 1000 यहाँ -180 होगा। मतलब y इज इक्वल टू 30, है ना। y की वैल्यू जब 30 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 30 डाल दो। इसी में डाल के देख लेते हैं। x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। मतलब x इज इक्वल टू 1, दिख रहा है? नहीं दिखेगा, यहाँ लिख लो। x इज इक्वल टू 1000 माइनस 20 इंटू 30 600, मतलब x इज इक्वल टू 400। फिक्स चार्ज 400 है, पर डे फूडिंग चार्ज 30 रुपीज है ना। इससे सिंपल कुछ हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता था। सबसे सिंपलेस्ट मेथड से ये सॉल्व हुआ। लग रहा है ना बहुत आसान था ही बहुत आसान था अगर सही मेथड चुन लोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। A fraction becomes 1, a fraction becomes 1। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। कंप्यूटर ही क्वेश्चन को ठीक किया जाए। हाँ, fraction becomes 1/3 when 1 is added to its numerator। मतलब फ्रैक्शन मान लो x बटा y है ना।
अब इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, x प्लस 1 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1/3। यहां से इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो लग रहा है ना सब्सटीट्यूट करने से आसान हो सकता है। चलो देखते हैं आगे। It becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, x डिवाइड बाय, नीचे 8 ऐड करना है, y में 8 ऐड कर दो, क्या बनता है 1/4, मतलब 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आराम से, ये y को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा 4x इज इक्वल टू, y की जगह क्या डालना है 3x प्लस 1 प्लस 8 तो लास्ट में है ही, मतलब 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9 आ गई तो y की वैल्यू भी यहां पे निकल जाएगी आराम से। y की वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। ठीक है, देखो क्या गलती हुई है यहाँ पे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 जब करेंगे तो 3x प्लस 3 आएगा ना, 3x प्लस 3 आएगा, ये गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3x प्लस 3, यानी कि 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 और y की वैल्यू कितनी आएगी 11 इंटू 3 प्लस 3, 33 प्लस 3 36। ठीक है, यहाँ पे चेक करो अब सही आ रहा है, 11 प्लस 1 12 बाई 36 इज इक्वल टू 1/3 होगा, और यहाँ पे भी चेक कर लो, x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 36 प्लस 8, 11 डिवाइड बाई 44 इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। लीनियर इक्वेशंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको चेक कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 3। Yes has scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for wrong answer. ठीक है, राइट आंसर is equal to 3 marks, wrong answer is equal to 1 mark। ठीक है, टोटल 40 आया है उसको। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ठीक है, मान लो राइट आंसर उसने x मारे हैं और रॉन्ग आंसर उसके y हुए हैं, यही हो सकता है ना, राइट आंसर x है, रॉन्ग आंसर y है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे टेस्ट में x प्लस y। ठीक है, तो क्या होगा, एक राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिले हैं 3x, और रॉन्ग आंसर के 1 मार्क कट गए हैं -y। यदि ऐसा होता तो उसको कितने मिल रहे थे 40 मार्क्स। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2, राइट आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे उसको, 4 इंटू एक्स माइनस वाई, रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स कटेंगे 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 50। यहां 2 कैंसिल हो सकता है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 2। फिर से देखो, हमारा y का कोफिशिएंट सेम है ना, जब भी एक कोफिशिएंट सेम हो दोनों इक्वेशंस को माइनस करके एलिमिनेट कर दो, उसको सबसे आसान तरीका होगा। देखो यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल होगा,
x इज इक्वल टू 15, एक बार में आंसर आ गया। इस वैल्यू को यहां पे डाल दो, 15 माइनस वाई 15 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। चेक करना है, अब चेक करना है, x की वैल्यू यहाँ पे 15 डालेंगे, y की वैल्यू 5 डालेंगे, क्या आएगा? 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 15 डालेंगे, y की वैल्यू 5 डालेंगे, 15 4 जा 60 माइनस 2 माइनस 10, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। यह भी सही होगा, आंसर सही आया मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. A car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो क्वेश्चन को इसको समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सबसे पहले तो देखो A और B दो जगह है हमारे पास। क्वेश्चन अगर डायग्राम बनाओ पहले इस क्वेश्चन का, A और B दो जगह है हमारे पास, है ना। ये मान लो दोनों के बीच की रोड है कुछ इस तरह की, ठीक है, कुछ डिस्टेंस होगा इससे। अब क्या बोल रहा है, कार A, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B। एक A से स्टार्ट होता है, एक B से स्टार्ट होता है, ठीक है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मान लो इधर चलता है, ये भी इधर चल रही है, यह कार भी इधर चल रही है, एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो क्या होगा, बहुत दूर जाने के बाद कहीं पे यहां पे दोनों मिल जाएंगी कार्स, है ना। कार A यहां से यहां तक पहुंच चुकी होगी और कार B यहां से यहां तक पहुंच चुकी होगी, तब यहां पे जाने के बाद दोनों मिल जाएंगे, इस जगह पे दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे प्रोसेस में समय कितना मिलता है, लगता है 5 आवर्स। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दोनों जगह तो वही है A और B, A और B तो वहीं पे हैं, इस बार दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, मतलब A जो है इधर जाती है और कार B जो है यहां से इधर जाती है, तो यहां पे दोनों मिल जाती हैं। कितनी देर मिलते हैं, बाद मिलती है, 1 आवर बाद दोनों मिल जाती है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स। तो हमें यह पता है क्या, दो कार जब एक डायरेक्शन में जा रही हैं, मान लो स्पीड ऑफ A को मैं स्पीड ऑफ A लिख देता हूं, जो A से स्टार्ट हुई, स्पीड ऑफ B को B लिख देता हूं, स्पीड ऑफ B, ठीक है। किसकी स्पीड ज्यादा होगी तो दोनों कार मिल सकती है एक ही दिशा में जब जा रही हैं। तो पहले केस की बात कर रहा हूं, A यहां से चल के इधर जा रही है, B इधर से जाके चल रही है, और दूसरे केस में भी दोनों अपनी स्पीड से ही चलेंगी। यहां पे भी स्पीड ऑफ A से ये इधर चलेगी और ये स्पीड ऑफ B से इस तरफ चलेगी, है ना। यहां पे भी इसका स्पीड तो यही होगा, स्पीड ऑफ A, स्पीड ऑफ B। तो पहले केस में किसकी स्पीड ज्यादा, इस केस में किसकी स्पीड ज्यादा होगी तो दोनों कार मिल जाएगी। A की स्पीड ज्यादा होगी तभी ना मिल पाएगी, अगर स्पीड ऑफ A ज्यादा है स्पीड ऑफ B से। यदि A की स्पीड B से ज्यादा है तब ये B को कभी ना कभी जाके पकड़ लेगा। यदि A की स्पीड कम हो जाएगी तब तो B दूर चलता चला जाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। तो A की स्पीड B से ज्यादा है तो ये जाके आगे कहीं पे कैच कर सकता है, कार B को यहां पे कैच करता है। स्पीड ऑफ A स्पीड ऑफ B से ज्यादा है, तो इस केस में दोनों की स्पीड क्या लेते हैं हम लोग, A माइनस B, है ना। दोनों के बीच की दूरी किस स्पीड से कम होगी, स्पीड ऑफ A माइनस स्पीड ऑफ B। जैसे मान लो 1 घंटे में कार B अगर 10 किलोमीटर जाती है और यह 15 किलोमीटर जाती है,
तो दोनों के बीच की दूरी 1 घंटे बाद कितनी कम होगी? यहाँ से यह 10 किलोमीटर गई है, यहाँ से यह 15 किलोमीटर आ गई है। इसकी दूरी को भी मान लो, अगर ये 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर ए और बी की दूरी है, 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर आगे आ गई और ये 15 किलोमीटर इधर आ गई, तो कितनी दूरी बची? ये 15 पर यहाँ पे आ गई अगर ये कार, तो इधर 10 बचा ये और ये 10 इधर बचा, है ना। दूरी 20 किलोमीटर बच गई, 5 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, मतलब स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, दूरी कम हो गई। ठीक है, तो इस स्पीड से दोनों कार हमारी चल रही हैं 5 घंटे चलती है, तो 5 टाइम्स स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू कितनी दूरी होगी? ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, यह कवर हो गया, मान लो कैपिटल डी। और इस केस में क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो एक ही घंटे में कवर होता है। स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है। अच्छा, 100 किलोमीटर से अपार्ट है, सॉरी, ये डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर दिया हुआ है। 100 100, ये 5 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 20 आ जाएगा। हमारा इक्वेशन क्या बन गया? स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 20, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 100। और इसमें तो मैंने बताया था सीधा सीधा दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 120, मतलब स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 60। ठीक है, और इस इक्वेशन में 60 माइनस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 20, मतलब स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 40। ए की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. सबसे पहले तो इसके लिए एक रेक्टेंगल बना लो। ये मान लो हमने रेक्टेंगल बना ली। ठीक है, इसका लेंथ मान लो L है और विड्थ मान लो B है। एरिया कितना होगा? L इंटू बी। अब पढ़ो, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ को 5 यूनिट से कम कर रहे हैं, तो मान लो, तो रेड्यूस करने के बाद मान लो हमारी रेक्टेंगल कुछ इस तरह की बनती है। ये लेंथ यहां तक आ गया है और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से बढ़ाया जा रहा है, तो ब्रेड्थ यहां से मान लो बढ़ जाती है। ये इस तरह की रेक्टेंगल बन गई, है ना। तो इसका लेंथ अब क्या हुआ रेक्टेंगल का? L माइनस 5 और ब्रेड्थ कितना हो गया? B प्लस 3। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो नया लेंथ कितना होता है? क्वेश्चन में क्या दिया है? नया एरिया L माइनस 5 इंटू बी प्लस 3 इज इक्वल टू, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, मतलब ये जो पहले का एरिया था इससे 3 यूनिट बढ़ जाता है, L इंटू बी प्लस 3। ठीक है, आगे पढ़ो। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, मैं ब्लू कलर से इसको ड्रॉ करता हूं, लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाना है। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, मतलब ये जो L था इससे 3 और बढ़ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गए मान लो हम लोग, है ना। इधर A5 कम हुआ था इतनी दूर में, 3 यहां तक में बढ़ गया है। एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं, मतलब B प्लस 3 जो हुआ था इससे कुछ कम है, 2 यूनिट बढ़ गया है, यहां तक आ जाता है ब्रेड्थ, यूं।
अगर रेक्टेंगल इस तरह की हो जाती है, मतलब इसका लेंथ अब कितना हो गया है, ब्लू वाले का लेंथ कितना हो गया है, 5 यूनिट्स बढ़ चुका है, 3 यूनिट्स बढ़ा है ब्लू का लेंथ, है ना। L+3 हो गया लेंथ, और ब्रेड्थ कितने हुई है, B 2 यूनिट बढ़ गई है, B+2। तो एरिया कितना होता है, 67 यूनिट्स बढ़ जाता है, मतलब L+3 इंटू B+2 इज इक्वल टू LB, जो ओरिजिनल एरिया था इससे 67 इंक्रीज हो गया। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द, यहां से हमें इक्वेशन फ्रेम करना है। यह 3 कहां से आया, तो 9 है ना, 9। इससे अब मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। LB -5B प्लस 3L -15 इज इक्वल टू LB प्लस 9 ना -9 सॉरी -9। LB कैंसिल हो गया, क्या आता है 3L -5B -15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -6। -6 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन बना लेना है। LB प्लस 3B प्लस 2L प्लस 6 इज इक्वल टू LB प्लस 67। LB कैंसिल हो जाता है, क्या आएगा 2L प्लस 3B माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कुछ क्लियर नहीं है किस मेथड से आसान रहेगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कोई फायदा नहीं लग रहा है इसको करने में, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देते हैं। लिख दो, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, यह C2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला x डिवाइड बाय B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू x नहीं L है यहाँ पे हमारा, B डिवाइड बाय C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। L डिवाइड बाय B1 माइनस 5, C2 माइनस 61 माइनस B2 3, C1 माइनस 6 इज इक्वल टू B डिवाइड बाय C1 माइनस 6 A2 2 माइनस C2 माइनस 61 A1 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय A1 3 इंटू B2 3 माइनस A2 2 इंटू B1 माइनस 5। इसको सॉल्व करना है। L डिवाइड बाय 305 प्लस 18 इज इक्वल टू B डिवाइड बाय -12 प्लस 183 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10 9 9 प्लस 10 मतलब L डिवाइड बाय 323 इज इक्वल टू B डिवाइड बाय 171 इज इक्वल टू 1 बाय 19। कैंसिल करा दो अब, या ऐसे लिखो L इज इक्वल टू 323 डिवाइड बाय 19 इज इक्वल टू 17 और B इज इक्वल टू 171 डिवाइड बाय 19, ये आ जाएगा 9।
तो हमारा L आ गया 17, B आ गया 9। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारा L आया है 17, B आया है 9। चेक कर सकते हो, वैल्यूज डाल के चेक कर लो, सेट हो जाएगा। ओके,